everyone, good afternoon to all of you. Welcome you on today's session. कैसे आप सब? I hope you all must be doing well. So friends, आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेस्ट बंगाल का सेट प्रिपरेशन है ये. उसके अंदर कल हमने जो एनालिसिस किया था पेपर 2 का, आज हमें पेपर 1 जनरल पेपर है उसको एनालिसिस करना है. एक तरीके से अनऑफिशियल आंसर किए आप सबके लिए, तो इसको आराम से आपको देखना है. जो भी क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the best method for the inculcation of the democratic values? The right answer to the question is the self discipline. Why? क्योंकि हम एडल्ट लर्नर की बात करें तो सेल्फली तरीके से वो अपना नॉलेज को, लर्निंग को, वैल्यूज को एक्वायर कर सकता है, तो सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए. तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट? डी. नेक्स्ट आता है एनईपी 2020 की कुछ वैल्यूज है डेवलप करने के लिए. तो रेजिलियंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन शुड बी द राइट आंसर. द राइट आंसर द क्वेश्चन इज बी, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में ये कुछ वैल्यूज आपकी लिखी है कि यहाँ पे कंपैशन, एम्पैथी, एनकरेज, रेजिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर होने के साथ साथ आपको यहाँ पर अपना क्रिएटिव इमेजिनेशन भी रखना है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं. ठीक है, तो हमारे पास सेक्रीफाइस नहीं आएगा. ऑन दी अदर साइड इंक्लूसिवनेस यहाँ पे नहीं बताया, तो यहाँ पे आप 4 एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ से फर्स्ट एलिमिनेट कर दोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमिनेट कर दोगे. द राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी द बी. नेक्स्ट, NAAC assessment and accreditation of general higher education institutions refers to what? तो वो क्वालिटी अश्योरेंस रेफर करता है. NEP 2020 रिकमेंड करता है द फॉलोइंग. मैंने आपको कहा था कि ये 4 तरीके के वर्टिकल्स जो हमारे आते हैं यहाँ पर, जो हायर एजुकेशन जो काउंसिल है हमारी इंडिया की, तो उसके अंदर आपको बताया था कि 4 वर्टिकल्स में NHERC आता है, GC आता है ना, NAAC आता है इसमें. तो उसके अकॉर्डिंग जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC में एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग आता है. तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? जो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा आता है. नेक्स्ट आता है अमेड. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने इसको सॉल्व किया. मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से एक बार सॉल्व करती हूँ इसको. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ मैन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस. पहली बात तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उस क्वेश्चन में आपको इनके एलसीएम एक निकालना पड़ता है इन ऑर्डर टू चेक द मल्टीपल. क्योंकि कह रहा है कि अ सेट मैन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस टू पैक इनटू द पार्सल. इफ ही पैक्स अ 3 4 5 and 6 इन द पार्सल, सो ही इज लेफ्ट ओवर द 1. तो एक मैन है जिसने सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस को पैक किया है पार्सल में कन्वर्ट करते हुए. तो उसने यहाँ पे पैक करा है तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इना पार्सल, और उसमें से एक छोड़ दिया है. इफ ही पैक्स अ 7, अगर वो 7वें को पैक करता है इन अ पार्सल, तो कोई भी नहीं बचता. तो व्हाट आर द नंबर ऑफ द बॉक्सेस, वो आपको बताना है कि किसने फिर पैक करे. तो उसके लिए क्या है, पहले तो 3 4 5 6 का एलसीएम निकाले. एलसीएम निकालेंगे, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 60. मतलब 60 इतना आ जाएगा एलसीएम का. तो एलसीएम इसका 60 आ जाएगा 3 4 5 6 का. अब क्या कह रहा है, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 60 जिसको हम ऐड कर ले विद 1 और वो कंप्लीटली तरीके से 7 से डिवाइड हो सके. वो क्यों ऐसा? क्योंकि हमें ओवरऑल 7 तरीके के पार्सल को पैक कर देना है और कोई भी बचाना नहीं है. तो ऐसा कौन सा वाला हमारे पास मल्टीपल है ऑफ 60, जब उसमें ऐड करेंगे 1 तो वो कंप्लीटली तरीके से डिवाइड हो जाएगा 7 से. तो हमारे पास एक केस निकलता है विच विल बी द 300 निकलता है. अब इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, लेकिन इसमें भी क्या कह रहा है कि अब 300 को जो ऐसा केस जो कि डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली बाय द 7, अगर हम उसको ऐड करेंगे किसके साथ? 1 के साथ. अगर उसमें एक, क्योंकि 7वां एक नंबर है, तो 300 जमा 1 तो कितना आ जाएगा? 300 हमारे पास यहाँ पर 301 आ जाएगा. अब इस 301 को डिवाइड करो जरा. 301 को डिवाइड करोगे 7 से तो पूरा पूरा चला जाएगा. हाँ चले जाएगा. तो 301 को डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 चौक 28, 28 और 2 7 21, तो हमारे पास 43 आ गया. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 301. क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें कहा है कि अगर वो सभी तरीके के पार्सल को पैक कर देगा, अगर उसमें से एक बचा है 7वां पैक, उसको भी पार्सल कर देगा तो कुछ नहीं बचेगा. तो हमारे पास अगर मल्टीपल हमारे पास 60 है, तो हमें इसमें से एक ऐसा ढूंढना है जो कंप्लीटली तरीके से डिविजिबल हो जाए. अगर हम इसमें से एक जमा कर देंगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 301. द राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी द 301. नेक्स्ट आता है हमारे पास दी हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. बड़ा इजी क्वेश्चन था. स्क्वायर बताने, रेक्टेंगल बताने. तो ये तो हमारे रेक्टेंगल आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना,
3 हो गया 4, तो हमारे पास 4 रेक्टेंगल है और 6 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला बाहर और एक छोटा अंदर, तो ये 6 स्क्वायर, तो कितना हो गया 10, 10 शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन जो ट्रेवल कर रहे इन अ बस, 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी एंड 6 कैन स्पीक गुजराती। तो हमारे पास जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेवल करे 6 पर्सन यहाँ पर स्पीक कर सकते हैं तमिल को, 15 यहाँ पे बोल सकते हैं किसको, 15 यहाँ पे बोल सकते हैं हिंदी को, और 6 कैन स्पीक गुजराती, इतना आया। सो इन दैट ग्रुप कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज if the 2 person in the group can speak the 2 languages and 1 person can speak all the 3 languages। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है कि number of the person who can speak the Tamil is 6। अब यहाँ पर कह रहा है कि only 2 ऐसे person बताने हैं ग्रुप में जो स्पीक कर सकते हैं 2 languages and 1 person can speak all the 3 languages। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने 6 में से माइनस करेंगे 2 को, विच विल बी द आपका -1, तो कितना आ जाएगा दी 3। ये क्यों कर ऐसा, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो 2 पर्सन है जो स्पीक कर सकते हैं 2 लैंग्वेजेस को, स्पीक कर सकते हैं हिंदी को और तमिल को, तो थर्ड पर्सन क्या स्पीक करेगा, तो उसके केसेस में तमिल में टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक द तमिल इज 6, सो ओनली तमिल कहने वाले, तो 6 - 2 - 1 विल बी द 3। फिर कह रहा है हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी बोलने वाले कैसे हो जाएंगे, हिंदी कितने बोल सकते हैं, 15 बोल सकते हैं, 15 में माइनस करेंगे 2 पर्सन इन दैट ग्रुप हु कैन स्पीक ओनली द 2 लैंग्वेजेस एंड 1 पर्सन हु कैन स्पीक द ऑल द 3 लैंग्वेजेस, तो -1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि गुजराती के लिए, तो नंबर ऑफ गुजराती कितने, 6 बोल सकते हैं, तो 6 में से भी कौन से ऐसे पर्सन जो यहाँ पर एक लैंग्वेज यहाँ पर माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास ओनली द गुजराती कहने वाले, क्योंकि ओनली तमिल कहने वाले कौन से हैं, ओनली हिंदी बोलने वाले कौन से हैं, या फिर ओनली गुजराती बोलने वाले कौन से, तो यहाँ से हमने इसको माइनस करा, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब इसको जमा कर दो, कितना आ जाएगा 12, 3 और 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो हमें निकालना है कि द नंबर ऑफ द पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, तो इसमें कितना आ गया 2, और नंबर ऑफ द पर्सन हु कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस विल बी द 1, तो कितना आ गया, द राइट आंसर द क्वेश्चन इज 23rd। ठीक है, 23rd शुड बी द राइट आंसर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब नेक्स्ट टर्म क्या है किसी फॉलोइंग सीरीज में, वो आपको निकालना है। तो नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज को निकालने के लिए क्या है, 2 15 41 80, तो 2 15 41 80, तो कैसे आया, आप इसको ना जमा करके देख लिया करो, 2 15 41 और 80, तो कितना आ जाएगा, 2 में क्या जमा करेंगे, तो 2 में 13 जमा करेंगे, तो कितना आ गया 15। फिर हम कहेंगे अगर हम 15 में 26 जमा करेंगे तो हमारे पास 41 आ गया। फिर 41 में 41 में 39 प्लस करेंगे तो 80, और 80 में जमा करेंगे 52, तो राइट आंसर हमारे पास 132 आ जाएगा। आपको बस मैच करना था, मतलब जमा करना था, उसके अकॉर्डिंग 132 शुड बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम से हो जाते हैं आसानी से। सम ब्रिक्स आर सीमेंट, तो सम ब्रिक्स आर सीमेंट, तो ये सीमेंट है हमारे पास, सम ब्रिक्स आर सीमेंट हमारे पास बताया गया है, और ऑन द अदर साइड ऑल सीमेंट्स आर सैंड, तो सम ब्रिक्स आर सीमेंट, तो इसको हमने मैच करा। फिर कह रहा है कि ऑल सीमेंट्स आर द सैंड, तो हमारे पास इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, और इस तरीके के डायग्राम बनने में कह रहा है कि नो ब्रिक्स आर सैंड, गलत है, ब्रिक्स आर सीमेंट एंड सैंड, यस ब्रिक्स आर सीमेंट एंड सैंड, तो यहाँ से हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, द राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी द बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन,
A private network that enterprise uses to provide the trusted third parties such as the suppliers, vendor, customer and other business secure the control the access to the business information. तो इसका राइट आंसर है एक्स्ट्रानेट. ये डेफिनेशन है. एक्स्ट्रानेट एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है ट्रस्टेड पार्टीज के द्वारा एक्सेस करने के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को. वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, सबके लिए. तो राइट आंसर द क्वेश्चन इज एक्स्ट्रानेट. नेक्स्ट है फाइंडिंग द मिसिंग. बड़ा इजी क्वेश्चन था ये ना. इसका ना मल्टीपल जैसे कि 3 तिया 9, यहाँ पे 55 25, तो 25 जमा 9 कितना हो गया? 25 26 37 29 31 33 34, तो 34 आ गया. 3 तिया 9, 9 9 जा 81, 81 और उसको जमा करेंगे तो 90. सिमिलरली 5 5 55 25, 25 जमा 1 26, तो 26 शुड बी द राइट आंसर. वेरी इजी. ठीक है. 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर जमा कर दिया, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जमा कर दिया, इस तरीके से. नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी. जब आप कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हो टेक्नोलॉजी से तो आप डिजिटल स्लेवरी बन जाते हो, आप गुलाम की तरह एक्ट करते हो. अगर आप कॉन्टिन्यूस तरीके से कंप्यूटर यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, अदर तरीके के डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर रहे हो, तो यू आर द डिजिटल स्लेवरी. राइट आंसर डी हो जाएगा. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. वही अल्फाबेटिकल पैटर्न में लगाना, जैसे कि मेंशन है MENTION. मेंशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं LNE. ठीक है, LNETTNO. तो पैटर्न को कैसे लिखेंगे? तो पैटर्न को भी ऐसे लिख लेंगे हम. यहाँ पर पैटर्न को भी कैसे लिखेंगे? जब आप इसको लिखोगे इसका अरेंजमेंट, यहाँ पे हमारे पास OTENR बन जाएगा. ठीक है. तो इसके अंदर क्योंकि ये यहाँ से हो जाएगा, ओ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओ का यहाँ पर एन यहाँ पर हो गया, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास पैटर्न है तो इसमें एन और ये ओ है, इधर आर हो जाएगा. ठीक है. इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि इस केस में कि जो पैटर्न है पी, पी के अंदर हमारे पास ये ओ, क्योंकि MLNO तो MNLO, तो उसके केसेस में ओ पी. ठीक है. तो ये हमारे पास राइट आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट कह रहा है वाटर पोल्यूशन का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. द राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी द सी. कैसे? जब वाटर पोल्यूशन होता है तो वो आपके लेवल को इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज नहीं करता. तो ये गलत कह रहा है. तो हमारे पास फर्स्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है. अफेक्ट करता है माइक्रोक्लोरो, यस अफेक्ट करता है. हेल्प करता है प्लांट टू ग्रो, डज नॉट अलाउ टू द, गलत. तो हमारे पास इसका राइट आंसर सेकंड और फोर्थ हो जाएगा. नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर दैट विल रिप्लेस अ क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है. बड़ा इजी था. साइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था. ये साइड है, ये 4 साइड है. एक स्क्वायर में 4 साइड होती है. रेक्टेंगल में आपके पास जो स्क्वायर में 4 साइड है, इसमें भी स्क्वायर में 4 साइड है, इसमें भी स्क्वायर में 4 साइड है. ट्राइंगल में 3 साइड है. तो ये कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट कंसर्न विद. तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रिसर्च है, ये नहीं आता. बाकी सबके साथ कंसर्न करता है कि सेल्फ प्लेजरिज्म है, इन्वेजन ऑफ द पार्टिसिपेंट प्राइवेसी है, ये एथिकल एथिक्स ऑफ रिसर्च के अंदर आता है. तो राइट आंसर बी है. ये क्वेश्चन आता है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको करना कैसे? ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया है. ये कह रहा है कि following table provides a figures in the rupees an annual expenditure of a firm of a 2 years 2010 and 2011. यानी कि एक टेबल आपको प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर एनुअल एक्सपेंडिचर दिया है फर्म का 2 साल का, 2010 का और इसके साथ साथ 2011 का. 2011 में इस बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज हैव रजिस्टर्ड द सेम परसेंटेज इंक्रीज. तो सेम परसेंटेज इंक्रीज किसका बना है वो बताना है. अब इसमें ना जब मैंने इसको सॉल्व किया तो जैसे कि 2010 से 2011 है, इसका अगर आप निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना होगा? तो 6240 और 5200, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस इसका हो जाएगा 1040. ठीक है. अब इसमें आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है. तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? तो ये जो आपके पास है 1040 हमने जो आया है उसको हम डिवाइड कर देते बाय द इनिशियल वैल्यू. तो 5200 इंटू 100, तो इसका करोगे तो कितने प्रतिशत से हो जाएगा? तो ये 20% से हमारा बड़ा है. सिमिलरली जब आप इसका कैलकुलेट करोगे ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो इसका भी इतना ही आएगा. तो 22,000 फर्दर डिवाइडेड बाय
आपका 26400, तो 26400 को माइनस करो, 26400 को जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे इसके साथ 22000 तो कितना आ जाएगा 004 और ये 4 तो 440, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 4400 डिवाइडेड बाय 22000 इंटू 100, तो इसका जो परसेंटेज 20 आ जाएगा। तो मतलब आपको बताना था कि सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, तो सेम परसेंटेज से इंक्रीज होने वाला हमारे पास द राइट आंसर द क्वेश्चन इज रॉ मटेरियल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। 20% में ही इंक्रीज हो रहा है दोनों में, रॉ मटेरियल में भी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। देखो मैंने आपको कराया था ये। क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास काउंटेबल और मेजरेबल डेटा होता है, डिस्क्रीट आपका नंबर के फॉर्म में होता है, न्यूमेरल और काउंटेबल जो टिप्स पे काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6। कॉन्टिन्यूस डेसिमल वाले होते हैं तो कॉन्टिन्यूस में इंटरवल स्केल में आता है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। द राइट आंसर द क्वेश्चन इज सी। नाउ ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ अ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज फॉर 5 years इज प्लॉटेड। एक ना आपको प्लॉट दिया हुआ है, लाइन ग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर मेल और फीमेल के रेशियोज दिए हुए हैं। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स डबल्ड इन 2009, अगर नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स को ना डबल कर दिया जाए 2009 में, तो बाय व्हाट परसेंटेज डिड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इंक्रीज इन 2009, तो कितने परसेंटेज से इंक्रीज होएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, सबसे आसान सबसे इजी जो तरीका हमारे पास होता है, एक तो इसके अंदर रेशो में निकला मतलब लिखना है इसको, रेशो के अंदर इसको कवर करना। तो कैसे करोगे, तो जैसे मैंने अपनी तरफ से सॉल्व किया मैं आपको कराती हूँ। तो ये देखो हम यहाँ पर करेंगे इस केस में दिस वन, हालांकि इसका राइट आंसर 140 आएगा। अब देखो कैसे, मेल टू फीमेल का रेशियो बताना है, तो मेल टू फीमेल का रेशियो, 1 सेकेंड, मेल टू फीमेल का रेशियो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5, क्योंकि ये किसका कह रहा है आपको निकालना है इसमें 2.5, तो 2.5 हमारे पास है मेल टू फीमेल रेशियो, 2.5 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय कितना, अगर इसको पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा ये 5/2, क्योंकि if the number of female student doubled in 2009, तो by what percentage the number of the female student increase, तो कितना increase होगा। तो हमें पता है कि 2008 में हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास 5/2 आ जाएगा जब इसका हमने मेल रेशियो निकाला। अब कह रहा है कि अगर 2008 में सपोज इतना था, तो उसको अगर हम डबल कर देंगे तो कितना इंक्रीज होगा 2009 में। तो इस केसेस में क्या है, हमें इसको डबल करने के लिए कह रहा है किसके रेशियो को, फीमेल को। तो फीमेल यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, फीमेल यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये समझ आया कैसे किया मैंने, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इसका इंक्रीज देखा है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 2008 के अंदर 2.5 दिया हुआ है, तो उसके केसेस में मैं इसका मेल टू फीमेल रेशियो निकाल दूंगी 5/2, और फीमेल का रेशियो यहाँ पे 4 बन जाएगा क्योंकि उसका डबल हो चुका है। ठीक है, अब कह रहा है 2009, अब 2009 में कितना दिया हुआ है, 2009 में हमारे पास दिया हुआ है इसका रेशियो मेल टू फीमेल का, विच विल बी द 3, देखो 3 दिया हुआ है 2009 में, 3 दिया हुआ है। अब कह रहा है 3, तो 3/1 सिंपल सी फॉर्म में लिख लेंगे 3/1। अब इसमें करो कैसे आएगा, अब फीमेल का तो रेशियो में 4 दिया हुआ है, फीमेल का तो हमें 4 दिया हुआ है, 2009 में हमें बताना है कि वो उसका डबल हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, तो मेल बाय 4 विच इज फर्दर इक्वल टू 3/1। ये पता है कैसे किया मैंने, क्योंकि 2009 में कह रहा है कि कितने परसेंटेज से जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा 2009 में, और फीमेल स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपका डबल दिया हुआ है। तो उस केसेस में फीमेल स्टूडेंट्स अगर 2009 में डबल किया है तो उसमें मेल कितना हो जाएगा, तो मेल कितना हो जाएगा यहाँ पर, मेल विल बी दी 12 आ गया। अब बताओ इसमें अब क्या होगा, अब व्हाट परसेंटेज डिड द नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट इंक्रीजेस इन 2009, तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट कितना इंक्रीज हुआ है, तो कैसे निकालोगे। अब अगर फीमेल का आपका यहाँ पर कितना आया था, फीमेल का यहाँ पर आपको 4 कितना बना था यहाँ पे, इस केस में
जिसमें आपके पास फीमेल का आया था, तो फीमेल का यहाँ पे डबल था तो 4 हो गया, मेल का यहाँ पर हो गया तो कितना हो गया दी 7/5, 7/5, 7/5 into 100 which will be the 140, 140 would be the right answer, 140 would be the right answer। इस तरीके से, क्योंकि मेल आपको यहाँ पे 5 दिया हुआ था और उसमें बाद में जो मेल स्टूडेंट्स थे उनका रेशियो कितना बढ़ गया, 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें 7/5 इंटू 100। ये क्वेश्चन आपको पता चला कैसे किया, मैं फिर से आपको समझाती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा इजी था। क्वेश्चन कह रहा था कि आपको यहाँ पर बताना है कि अगर नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स डबल हो जाए 2009 में, डबल हो जाए तो उसके केसेस में क्या हो जाएगा हमारे पास। तो इस केसेस में सबसे पहले हमें 2008 का यहाँ पे निकालना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू देखना 2009 में। तो ये जब हमने निकाला तो फीमेल का जो रेशियो आपका कितना बन गया, जो फीमेल आपकी यहाँ पर 2 थी वो 4 हो गई। अब उसके केसेस में अगर नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट डबल हो जाए 2009 में, तो कितने परसेंटेज से द नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स विल बी द इंक्रीज। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अपना 2009 के लिए निकाला। तो मेल फर्दर डिवाइडेड बाय दी एफ, फीमेल कितनी है, फीमेल आपकी 4 है, इज इक्वल टू मेल आपके कितने हैं 2009 में 3 डिवाइडेड बाय 1। तो मेल कितना आ गया यहाँ से, जब आपने इंटू करा तो मेल 12 आ गए। अब उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे पहले मेल कितने थे 2008 में 5 थे, अब कितना हो गया यहाँ पे 12, तो कितना इंक्रीज हुआ 7, 7/5 फर्दर इंटू 100 इज इक्वल टू 140 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये आपके पास रीडिंग पैसेज के क्वेश्चंस है अलग अलग तरीके से। तो रीडिंग पैसेज के क्वेश्चंस हम बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताना है। ये मैंने सॉल्व करे तो उसके आंसर मैं बता देती हूँ कैसे कैसे है। सबसे पहले एज स्टेटेड इन द पैराग्राफ अबव, एडिटर क्या है, रीड थ्रू द मैन्युस्क्रिप्ट थ्रूली द मेनी टाइम्स, फ्रेंडशिप और अदरवाइज बिटवीन द एडिटर एंड द ऑथर एस्टैब्लिशिंग द पब्लिशिंग द फाइल्स एंड स्टोरीज व्हिच मेक द साउंड्स। जॉन मोरे नरेट करता है द पीस, नरेट करता है द नरेटेड द स्टोरी ऑफ द एडिटर हेल्पिंग एन ऑथर। ठीक है, नेक्स्ट आता है द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द एडिटर, तो वो कंटिन्यू होता है बियॉन्ड द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स। क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया है तो मुझे ये इसके आंसर लग रहे स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जब आपने इसको किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर बन रहे होंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट चॉइस एंगर टू द एडिटर, ये आपका 25 का राइट आंसर है। नाउ 26, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफी नया क्वेश्चन था। जर्नलिज्म ऑफ करेज, जर्नलिज्म ऑफ करेज का राइट आंसर है हिंदू। नेशनल, इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर, इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर हिंदू है, इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर हिंदू है, और जर्नलिज्म ऑफ करेज शुड बी द इंडियन एक्सप्रेस है। लेट द ट्रुथ प्रिवेल हमारे पास फोर्थ आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आप इसको गूगल भी करेंगे, सर्च करेंगे तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि कैसे कैसे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश किए गए थे वो कैसे नाम पड़े इसके। ठीक है, तो वहां से इसका राइट आंसर हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये मूक वाला क्वेश्चन था स्वयं के बारे में। स्वयं इंडियन गवर्नमेंट मूक प्लेटफॉर्म प्राइमरी एम क्या करता है कि बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना सभी के सभी लर्नर को, मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप को भी, हाँ इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप को भी सभी एजुकेशन यहाँ पे लर्निंग मटेरियल देना। ये कह रहा है कि नॉट टू अकम्प्लिश द 3 कार्डिनल गलत है। ये अकम्प्लिश करने के लिए कह रहा है एक्सेस को, इक्विटी को, क्वालिटी को, ये नॉट टू कह रहा है गलत है। तो हमारे पास पहला सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट दीक्षा क्या है, यहाँ से विद्यादान। स्वयं क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू द मूक्स। स्वयं प्रभा क्या है, हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन करिकुलम ड्रिवन कंटेंट, और ई पाठशाला तीसरा ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल्स। नाउ एनटीएल मैंने आपको कराया था, देखो आया क्वेश्चन, नेशनल जो डिजिटल लाइब्रेरी है, तो वहां से हमारा क्या बना, पहले का तो दूसरा बन गया डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ द लर्निंग मटेरियल। ठीक है, ए का सेकंड, यहीं से आंसर बन जाना था। विद्वान क्या करता है, डेटाबेसेस विल प्रोवाइड द प्रोफाइल्स ऑफ द साइंटिस्ट, रिसर्चर, फैकल्टी। रूसा हमारे पास क्या है, इंक्रीज करना है एनरोलमेंट रेशियो। और नीट हमारे पास क्या है, तीसरा आता है, टू प्रमोट द यूज ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये क्यूब निकालना था, जैसे कि 2 का क्यूब 8 है, 3 तिया 9,
9 या 27, तो 3 का क्यूब ये है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको निकालना था। तो राइट आंसर द क्वेश्चन इज 343, 7 का क्यूब। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी इन रिसर्च एंश्योर्स अ वाइडर कवरेज, तो 1 यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ द लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स CHID, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि ABC आता है, ठीक है, LMN आ रहा है, ठीक है, QR आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसके राइट आंसर B हो जाएगा। फाइंड आउट द लेटर्स ऑड करने थे। द टर्म इंटरनेट ऑफ द थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय द केविन एस्टॉन, तो 1999 शुड बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक फ्रॉम द फॉलोइंग, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें तो पर्पसिव सैम्पलिंग शुड बी द राइट आंसर। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, कंटामिनेशन होता है पॉल्यूशन का, तो वो आपके पास ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। वेहिकुलर भी उसके अंदर आ जाएगा, तो सारी चीजें ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। द आइटम्स इन अ क्वेश्चन शुड बी द प्रेजेंट इन द फॉलोइंग जेनेटिव स्पेसिफिक। आइडेंटिफाई द नॉन फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यूरेनियम। साइलेंट स्प्रिंग वाज ऑथर बाय द रैशल कार्सन। इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग, सोशल इक्विटी, रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन इकोनॉमी। एसोसिएटेड विद द फिलोसफी, तो ग्रीन इकोनॉमी, इम्प्रूव द ह्यूमन वेलबींग, सोशल इक्विटी हमारे पास। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सर्वे मंकी एंड ऑनलाइन रेफरेंस टूल फैसिलिटेट करता है द सर्वे टेम्पलेट्स, ये मैंने आपको कराया था। सर्वे मंकी क्या करता है, सर्वे टेम्पलेट्स यहाँ पर आते हैं। Which of the following is a combination characterize a qualitative research, तो characterize a qualitative research की बात करें तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि आपके पास रिसर्चर डिपेंडेंस, क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर डिपेंडेंस होता है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो स्पेसिफिक जनरलाइजेशन या फिर मिनिमल साइटेशन ऑफ अ लिटरेचर, कम्बिनेशन बताना है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। टूल डिपेंडेंस नहीं आएगा, टूल डिपेंडेंस नहीं आएगा क्योंकि वो तो आपका क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नहीं आएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कह रहा है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री जनरलाइजेशन या फिर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जनरलाइजेशन, नो, तो बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है दी ऑब्स्टेकल्स विच डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ द मैसेज, तो वो सिमेंटिक बैरियर जो डिस्टॉर्ट कर देता है उसका मीनिंग, तो सिमेंटिक यानी कि मीनिंग एसोसिएटेड। ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ स्टेप्स बताने, तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 43 शुड बी व्हाट, दी 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजिशन एंड रिकॉर्डिंग द डोमेन ऑफ द कॉपीराइट, लाइसेंसिंग कॉपीराइटिंग का। In a society where the people learn from the members of the others culture and grow the together having an, अब एक ऐसा सोसाइटी जिसके अंदर एक लोग आपस में दूसरे कल्चर से सीख रहे हैं, तो एक्सेप्टिंग द अदर कल्चर एक कल्चरेशन का प्रोसेस है, तो एक कल्चरेशन प्रोसेस वो ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग द इंटर कल्चर शुड बी द राइट आंसर। ये यूजीसी नेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो वहां पे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। नाउ पीयर इंटरेक्शन इन रेशली मिक्स क्लासरूम ऑफ अर्बन हाई स्कूल, डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस अमंग द इंडिविजुअल, ये ना क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ना कह रहा है कि पीयर इंटरेक्शन की बात करें तो पीयर इंटरेक्शन तो एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर आ जाएगा। डेवलपमेंटल पैटर्न की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन सर्वे लेते हैं तो डेवलपमेंटल पैटर्न देखना पड़ता है। इफेक्ट क्या आता है, तो इफेक्ट आ रहा है तो एक्सपेरिमेंटल, और इम्पैक्ट टाड़ने की कोशिश करें तो एक्सपोज फैक्टो, तो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। नाउ which of the following maximizes the learning environment in education institution, तो engaging the pedagogy should be the right answer। अगर आप यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लर्निंग एनवायरनमेंट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए पेडागोजी एंगेजफुल होनी चाहिए। ये डेटा एक्विजिशन की लेजिट थ्योरी है। डेटा एक्विजिशन क्या है, एक सैम्पलिंग सिग्नल्स होते हैं जो मेजर करते हैं रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशंस में, कन्वर्ट करते हैं रिजल्ट सैंपल्स इनटू द डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज, और डेटा एक्विजिशन इज अ प्रोसेस होता है डिजिटाइजेशन करने का, तो राइट आंसर द क्वेश्चन इज द सी। नेक्स्ट मूविंग फ्रॉम द कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जा रहे हैं तो कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश द सेंस ऑफ पर्सन आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा सोशल सेंस एंड पर्सन आइडेंटिटी। रेजिलेंसी की बात करें तो आपके पास इमोशनल, और फोकस कर रहे हैं पर्सनल डिसीजन मेकिंग में तो एकेडमिक। नेक्स्ट पी क्यू आपके पास है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ी अच्छी सी टेक्निक है, ये मैं आपको कराती हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इसको बस आपको टेक्निक यहाँ पे ध्यान रखनी है। पी क्यू
आर एस, ठीक है, P है, Q है, R है और S पर, तो ये लिख लो। अब कह रहा है P और Q 1 और 2 है, ठीक है, P और Q 1:2 है, 1:2 है, ठीक है, चलो इतना हो गया। Q और R 4:3 है, Q और R यानी कि Q कितना है 4 और /3 है, चलो भाई ये भी हो गया हमारे लिए। फिर कह रहे हैं R और S 4:5 है, R और S 4:5, तो R कितना है 4 और ये /5 हमारे पास ये S है, तो U निकालना है। अब इसको कैसे निकालोगे, पहले तो इसका रेशियो निकालो। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको रेशियो ऑफ 2 और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ये टेक्निक के तौर पे। यहाँ पे 4 आपका है, इसको हम यहाँ पर 3 कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 इसके नीचे है, ठीक है। ये हमारे कितना आ जाएगा 4:4। अब जरा निकालो इसका, इसका इंटू करो, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 प्लस यहाँ पे कर दिया नीचे 4 चौक 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 रेशो 32, रेशो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 और रेशो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 8 16, 2 एकम 2, 2 6 12 यानी कि 16 और ये आपका 12, ये आपका 12 आ गया और ये आपका 15 आ गया, ये 12 है, ये आपका 15 है, ठीक है, इतना आ गया, यानी कि 8 16 12 15। अब क्या कह रहा है, तो ये 16 क्या आया, 16 तो हमारे पास इसका जो रेशो हमने निकाला है, ये किसका निकाला है 16 जो हमारे पास है, 16 हमारे पास पी क्यू है, यानी कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हमें किसका P और U का निकालना है, P और U का। तो हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पर P का आया है 16, ठीक है। हमें यहाँ पर किसका निकालना है, U का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो U का निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर हम S को उठाएंगे। S कितना आया 15, 15 15 क्यों उठाया यहाँ पर, क्योंकि PQRS, PQRSU, तो यहाँ पर हम S का उठाएंगे, तो 15 15 को इंटू करेंगे 150 और फर्दर डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ। ये क्यों किया, क्योंकि ये कह रहा है कि जो U है ना वो 50% मोर है देन S, तो हम S वाले को उठाएंगे, तो S हमारे पास 15 है, इसका 50% मोर है यानी कि 150% है, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो 22.2, क्योंकि 0 से 0 कट गया, तो 15 15 225 फर्दर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब उसके केसेस में कैसे सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास कितना है इसकी कंपैरेटिवली, तो ये हमारे पास आ जाएगा दी 16, इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास इसका जो रेशियो आ जाएगा विल बी दी, अब ये 8 है, यहाँ से 8 आया था, तो ये कितना बन गया 80, 80 इक्वल टू 225 समथिंग। जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो ये हमारे पास 16:45 बन जाएगा, ठीक है। तो 16:45 शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली कहा था कि आपको U बताना है विच इज द 50% मोर देन S, तो 50% मोर देन S की बात करनी है, तो वहां से हमने 15 का 150 कर दिया मोर देन दैट, फिर उसके बाद हमने P को U के टुवर्ड्स इक्वेट करते हुए आंसर निकाला, तो हमारे पास राइट आंसर 16:45 आ जाएगा, ठीक है। सो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। तो कैसा लगा आपको सेशन, मुझे जरूर बताना, 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आपके, क्या रहे हैं, तो जरूर मुझे अपने आंसर्स यहाँ पर लिखकर बताना कि कैसा गया एग्जाम आपका। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। मैं इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे सेंड कर देती हूँ। ये हमारा कोर्स है जो 6 मंथ्स के लिए ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। आज इसकी इवनिंग में क्लास है रात को 9:30 बजे, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ्स का कोर्स है ये, ठीक है, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर कोर्स को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक साथ नहीं लेना चाहते फॉर द एक्सेस, सो यू कैन ऑल्सो अवेल द एक्सेस अकॉर्डिंग टू द मंथ्स।
फॉर द 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स कंप्लीट, तो अपने कन्वीनियंस के तौर पे आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी पे करते हुए इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकती है। ये कोर्स आपके दोनों के लिए, पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है। दोनों क्लासेस हमारी चलेगी, टोटल 8 कोर्सेज हो गए, मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव बैच है ये कि जिसमें 8 कोर्सेज आपके लिए हो गए, पेपर 2 इन डिटेल और पेपर 1 एज वेल। सारे थ्योरी, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है सो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, और ज्वाइन करने के लिए कोर्स को यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और 9821711741, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आज से क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।